नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य महाराष्ट्र की खबर से, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का एक मामला मिल चुका है। वहीं पास के गोवा से 19 मरीज इस नए वेरिएंट के मिले हैं। महाराष्ट्र अलर्ट पर है। 3 दिनों तक मॉक ड्रिल चला ताकि स्वास्थ्य सेवा परखी और समझी जा सके कि हम किस तरह से तैयार हैं। महाराष्ट्र में जो कुल मामले हैं उसके 77 से 80% मामले मुंबई से रिपोर्ट हो रहे हैं। और मुंबई कितनी तैयार है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र कितना तैयार है, ये जानने के लिए राज्य में 3 दिनों का मॉक ड्रिल चला। तैयारी इसलिए क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में पांव पसार चुका है। केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में नए वेरिएंट के कुल 20 मामलों का पता लगा है। JN1 के फिलहाल 21 मामले देश भर में मिले हैं। सबसे ज्यादा 19 मामलों की गोवा के लैब में पुष्टि हुई है, तो एक महाराष्ट्र के लैब में और एक मामले की केरल में पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गोवा में JN1 वेरिएंट के सभी नए मामले उन लोगों के हैं जो हाल ही में संपन्न हुए एक फिल्म महोत्सव में शरीक हुए थे, जबकि महाराष्ट्र में JN1 का मामला गोवा महाराष्ट्र सीमा पर डिटेक्ट होने की खबर है। महाराष्ट्र में फिलहाल 35 एक्टिव कोविड मामले हैं, जिनमें से मुंबई से 27 मामले हैं, ठाणे से 5, पुणे से 2 और कोल्हापुर से कोरोना का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। कई महीनों के बाद महाराष्ट्र में एक दिन में डबल डिजिट मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। उनमें से करीब 80% मामले मुंबई से हैं। NDTV से BMC की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दक्षा शाह ने बताया कि 7 हिल्स और कस्तूरबा अस्पताल में बेड तैयार रखे गए हैं। साथ ही कमजोर वर्ग को मास्क का सुझाव भी दिया। टेस्टिंग तो हमने सारे लेबोरेटरीज़ को इन्फॉर्म किया है। हमारे BMC भी है, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, और गवर्नमेंट से भी हमें ऑलरेडी एडवाइजरी आ चुकी है। क्या मास्क का सुझाव इस दौरान रहेगा मैम लोगों के लिए? रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में उसमें मेंशन है, बट खास स्पेसिफिक अभी तक सुझाव नहीं है। किसी को सिम्टम्स है तो उन्होंने सावधानी बरतनी है, उन्होंने क्राउडेड प्लेसेस में जाना नहीं है, और अपनी जो कोविड की जो पहले की जो गाइडलाइंस है कि जिसमें हाथ वगैरह धोना है, या फिर अगर छींकना है, खांसी करना है तो रूमाल का वापर करना है, यही अपनी जो रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं वो लोगों ने फॉलो करना है। सांस की दिक्कत वाले मरीज काफी ज्यादा हैं पोल्यूशन की वजह से। इन्फ्लुएंजा के मामले काफी बढ़े थे, निमोनिया के मामले हमने मुंबई में काफी समय से देखे हैं। आज भी BMC अस्पताल में हम देख रहे हैं कैसे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, बेड की दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर से ICU बेड की। तो उन तैयारियों पर कितना जोर रहेगा कि बेड की कहीं से भी कमी ना हो, और खासतौर से ऑक्सीजन और ICU बेड की कमी ना हो? तो खास करके हमारे जो 2 हॉस्पिटल है, जो 7 हिल्स हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है कस्तूरबा हॉस्पिटल, और 7 हिल्स हॉस्पिटल जो कोविड के टाइम में ही उसको डेजिग्नेट किया गया था। तो पहले तो वही हॉस्पिटल्स में हमारे बेड्स रेडी है, ICU भी बेड्स रेडी है। तो स्पेशली अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो हमारे पास प्रिपरेशन है उसके लिए। वहीं मुंबई से नजदीक ठाणे में नए वेरिएंट की एक संदिग्ध कोविड पॉजिटिव मरीज मिलने से हलचल है। यंग लड़की है और ऑलरेडी उनको 2-3 बीमारी ऑलरेडी साथ में है, और उनका टेस्ट किया गया तो कोरोना टेस्ट एक पॉजिटिव आई है। लेकिन वो भी अगेन हमें डाउटफुल ही है। अब ये कंफर्मेशन किया जाएगा, उसका सैंपल NIV को भेजा जाएगा, और रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। JN1 पश्चिमी देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोरोना का नया वेरिएंट है। ये आमतौर पर 10 दिन के बाद असर दिखा रहा है, लेकिन मामलों का पता लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि टेस्टिंग कितने दिन पहले हुई है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और नए वेरिएंट के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर 3 महीने में राज्य अस्पतालों में मॉक ड्रिल करे, केंद्र का साथ मिलता रहेगा। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग का आश्वासन भी और सतर्कता बरतने की सलाह भी। कहा गया कि टेस्टिंग भी बढ़ाएं और नए वेरिएंट की मौजूदगी पता चले, इसके लिए पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजें। अचानक कोरोना के मामलों में कई गुना का इजाफा हुआ है और भारत में नए वेरिएंट JN.1 का पता भी चला है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 2300 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 मौत हुई है और बीते 2 हफ्तों में कोरोना से मरने वालों की तादाद 16 है। जिनकी जान गई, उन सभी मरीजों को पहले से दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। फिलहाल केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। कोविड तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पुदुचेरी, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और गोवा तक फिर से पांव पसार रहा है। इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1,
उसकी वजह से ये अपसर्ज हो गया। माइल्ड डिसीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है। नए वेरिएंट JN.1 की मौजूदगी फिलहाल दुनिया के करीब 40 देशों में है। अगस्त महीने से ही वायरस का यह नया रूप दुनिया के दूसरे देशों में देखा जा रहा है। इस बीच कोरोना की चपेट में आए 91-92% मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। राज्यों से हर 3 महीने पर अपने अस्पतालों में तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। साथ ही राज्यों से ILI और सारी के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़े जिलेवार तरीके से हर दिन साझा करने को कहा गया है। ये जो प्रिकॉशंस हम सब यूज करते थे शुरू में, जैसे अगर खांसी जुकाम है तो मास्क पहन के रखिए, कोई ऐसे क्राउडेड जगह में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है या बंद जगह है, जैसे आप बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठे हों या एयर कंडीशनड ऑफिस में, तो मास्क पहन के रखिए। या 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही देखभाल करने की ज़रूरत है। तो WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करके कहा है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी और जानकारी की ज़रूरत है। वायरस के बदलते आकार, प्रकार और व्यवहार ने चिंता भी बढ़ा दी है और चुनौती भी। नजर और निगरानी रखने की भी जरूरत है और तैयारी दुरुस्त रखने की भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ठाकरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आदित्य ठाकरे के एक और करीबी निशाने पर है। उनके जो तमाम आरोप रहे उसको विपक्ष ने बौखलाहट करार दिया है। क्या है ये पूरा मामला, रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आदित्य ठाकरे के करीबी रोमिल छेड़ा और पुण्य पारीक पर सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में आरोपों की बौछार कर डाली। पेंग्विन कक्षाकरिता निगा व देखभालीचे कंत्राट देखील बहाल करण्यात आलं। पेंगुइन कक्ष की देखरेख के लिए मछली को खाद देने का काम भी रोमिल की कंपनी को दिया गया। इसका मतलब सबका मालिक एक है। वेटरनरी डॉक्टर आणि पेंग्विन करता मासे पुरवण्याचं कंत्राटही देण्यात आलं। एक ही आदमी है। सीएम ने आरोप लगाया कि रोमिल छेड़ा की कंपनी हाईवे कंस्ट्रक्शन को 4 सालों में 270 करोड़ के 57 ठेके दिए गए। यह कंपनी उत्तर प्रदेश में हाईवे और पुल बनाने का काम करती है। रोमिल की कंपनी को दिए गए कामों में पेंगुइन की देखभाल, ऑक्सीजन प्लांट, कोविड के दौरान जंबो कोविड सेंटर, BMC अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम, AC रिपेयरिंग का ठेका और BMC स्कूलों में साफ पानी मुहैया कराने का ठेका भी शामिल है। वहीं आदित्य ठाकरे के दूसरे करीबी पुण्य पारीक की कंपनी हाइड्रोलाइफ माइलाइन पर 650 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन 1500 रुपए में नगर पालिका को बेचने का आरोप है। कुल 2 लाख रेमडेसिविर के लिए 600 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। बुधवार को पुण्य पारीक से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ शुरू कर दी है। जे प्लांट आहेत ते कपड्याचं दुकान असणाऱ्या रोमिल छेडाने गंजलेला ऑक्सीजन प्लांट दिल्यामुळे कपड़े की दुकान चलाने वाले रोमिल चड्डा ने एक जंग लगे हुए ऑक्सीजन प्लांट मुहैया कराया, जिससे ब्लैक फंगस का प्रकोप हुआ। कुछ की आंखें चली गईं और कुछ की मृत्यु हो गई। हे माझं नाहीये म्हणणं, काही लोकांचा जीव गेलेला आहे, परंतु त्यांना काही सोयरसूतक नाही। किस प्रकार से ऑक्सीजन टैंक के टेंडर में हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही टेंडर लगे उस प्रकार से डिजाइन किया गया था। और तब मैंने ये भी कहा था कि रोमिल छेड़ा जो परिचय डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है, ये पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग उसके पास होता है, उसके पास पावर ऑफ अटर्नी है। और यह मात्र ऑक्सीजन टैंक नहीं, तो आप रास्ते का काम बोलिए, जू का काम बताइए, पेंगुइन का एनक्लोजर बताइए, सब में रोमिल छेड़ा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि रोमिल छेड़ा की हाईवे और एक कंपनी स्काईवे, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महानगर पालिका का हर टेंडर हाईवे स्काईवे के लिए ही डिजाइन होता है। सीएम के आरोप पर ठाकरे गुट ने भी पलटवार किया है कि मुख्यमंत्री जो बने हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनको केवल महाराष्ट्र का विकास की नहीं पड़ी है, केवल ठाकरे फैमिली के ऊपर वहां पर टीका करना, यही काम भारतीय जनता पक्ष ने उन्हें दिया है। आरोप करने से सिद्ध नहीं होता है कि वो कोई कल्प्रिट है और किसी ने किया है। इंक्वायरी करो और सच्चाई निकलेगी, नियम बाहर रहेगा तो कार्रवाई करो। कोविड काल का जिन ठाकरे परिवार के गले की हड्डी बनता साबित हो रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा लगाए गए आरोपों से साफ है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व शिंदे सरकार कोविड काल के दौरान हुए भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्धव ठाकरे इस पूरे आरोपों पर क्या सफाई देते हैं।
नागपुर से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में अगर आप दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर हैं और लेन ड्राइविंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आप बच नहीं पाइएगा। गुरुग्राम पुलिस अब ड्रोन कैमरा से चालान काट रही है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। ड्रोन उड़ा और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की शामत आई। नजारा साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां ट्रैफिक पुलिस सड़क पर लेन तोड़ने वाले वाहन चालकों पर आसमान से नजर रख रही है। ड्रोन उड़ाकर दूर से ही इस स्क्रीन पर आ रही वीडियो फीड के जरिए देखा जा रहा है कि कौन लेन ड्राइविंग कर रहा है और कौन नहीं। अगर आप दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर हैं और आपने सड़क की लेन को तोड़ा तो आपका चालान तकनीक से होगा। और वो तकनीक क्या है? ये ड्रोन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ड्रोन लेकर आई है और इस ड्रोन के जरिए अब गुरुग्राम में चालान किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने स्क्रीन है, इसमें दिखाई दे रहा कि कौन सी गाड़ियाँ जो है लेन ड्राइविंग नहीं कर रही हैं और ये लोग दूर से देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो इस तरह गाड़ियों को रोकते हैं और उनका जो चालान है वो करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज जी। सर, ड्रोन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके क्या फ़ायदे हैं? हमने 1 दिसंबर से इसमें चलानिंग स्टार्ट की थी और जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया तो लोग पुलिस को देखकर लेन ड्राइविंग करने लगे, तो उनको पहले ही पकड़ने के लिए इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया गया। गुरुग्राम पुलिस बीते 1 दिसंबर से ये मुहिम चला रही है। ये मुहिम सिरहौल बॉर्डर से लेकर खेड़की दौला टोल प्लाजा तक चल रही है। लेन में न चलने वाले वाहनों का मौके पर ही चालान किया जा रहा है। अब तक 8,377 वाहनों के चालान किए गए हैं। पुलिस ने इनसे 74,92,900 रुपए वसूले हैं। इनमें 7,060 ट्रक, 675 सवारी बस और 239 शिक्षण संस्थानों की बसें हैं। पहली बार लेन चेंज करने पर 500 रुपए, जबकि दूसरी बार ऐसा करने पर 1,500 रुपए का जुर्माना है। पुलिस के मुताबिक इस मुहिम से सड़क पर अनुशासन बनाने में काफी सुधार आया है। इस संबंध में हमने ट्रांसपोर्टर्स की, जो ट्रकों के ट्रांसपोर्टर हैं, रोडवेज की, इन सब की मीटिंग बुलाई थी और उनको पहले ही बताया गया था कि जहां 4 लेन है वहां पे आप राइट 2 लेन को फ्री रखेंगे और लेफ्ट 2 लेन में कहीं भी चल सकते हैं। उसके बाद हमने इनकी चलानिंग स्टार्ट की। इसका मेन पर्पज़ हमारा था कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड कुछ बढ़ जाए और जो टाइम है उनका हाईवे पे चलने को कम हो जाए। अब तक हमारे कल रात तक का मानेंगे इस दिसंबर में लगभग हम 8400 चालान कर चुके हैं, जिनका अमाउंट लगभग 75 लाख रुपए है। फिलहाल गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ऐसे 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। इनमें खास तरह के ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो काफी दूर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैद कर लेते हैं। इन ड्रोन्स में खास ये है कि ये बहुत हैवी वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक उड़ सकते हैं। 1-1 घंटे का इनका फ्लाइट टाइम हो सकता है और हाई ऑप्टिकल जूम के कैमरे लगे हुए हैं 30x तक। 2 तरह के कैमरे अभी हम यूज़ कर रहे हैं, 10x ऑप्टिकल और 30x ऑप्टिकल। 10x ऑप्टिकल से हम 1 से 1.5 किलोमीटर तक का बिल्कुल क्लियर कट गाड़ी का नंबर प्लेट का फ़ोटो ले सकते हैं और 30x में हम 2.5 से 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे वो गलत कर रहा है। पुलिस के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में वाहनों के चालान के लिए और ड्रोन काम पर लगाए जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगले साल से कर्नाटक के सरकारी स्कूल और स्टेट बोर्ड के बच्चों को भारी बस्ता उठाकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका बस्ता 50% हल्का होने वाला है, क्योंकि सरकार ने पाठ्य पुस्तकों को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है, जिसके बाद नोटबुक की जगह पेपर शीट लेंगे। ये छोटे छोटे जैसे अपने वजन के बराबर ही बस्ते पीठ पर रखकर स्कूल जा रहे हैं, लेकिन आगे से इनकी पीठ पर इतना भारी बस्ता नहीं होगा। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों और राज्य बोर्ड के सिलेबस के तहत चलने वाले स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला सरकार ने किया है। मिसाल के तौर पर अगर किसी किताब में 12 चैप्टर हैं तो उस किताब के 2 हिस्से होंगे।
पहले 6 महीने 6 चैप्टर की पुस्तक और बाद के 6 महीने उसी पुस्तक का पार्ट 2। हम ये कदम बच्चों के हित में उठा रहे हैं। हो सकता है कि किताबों को 2 हिस्सों में बांटने से प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़े, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की सेफ्टी और उनके हित हमारी प्राथमिकता है। मीडिया भी यही कहता है कि बच्चों की पीठ पर किताबों का बोझ होता है, हमें उनके हितों की रक्षा करनी है। यानी अगले सत्र से पहली से दूसरी कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होगा। कक्षा 3 से 5 के लिए 2 से 3 किलो, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 3 से 4 किलो और 9वीं से 10वीं के लिए 4 से 5 किलो। छात्र खुश हैं। अच्छा फैसला है। पूरे सिलेबस को एक ही बैग में लेकर आने से बहुत ज्यादा बस्ते का वजन हो जाता है। 2 हिस्सों में होगा तो कम से कम बस्ते का भार तो कम होगा। टेक्स्ट बुक के बाद नोट बुक की बारी आएगी, यानी नोट बुक की जगह पेपर शीट बच्चे अपने बैग में रखेंगे। सरकार के इस कदम पर स्कूल प्रबंधकों की अलग अलग राय है। Body weight within 15% of the body weight, it is already there. विद्यार्थियों के वजन का 15% वजन की मान्यता है। ऐसे में पुस्तकों को 2 हिस्सों में बांटने की क्या जरूरत है? इससे ज्यादा जरूरी पहले से 4th क्लास के सिलेबस को डिवाइड करने की है। Par with NCF and NCERT curriculum framework. ये एक सराहनीय प्रयास है। सरकारी स्कूलों ने बस्ते का बोझ कम करने का फैसला किया। अब देखना है कि निजी स्कूल इसे अपने यहाँ लागू करते हैं या नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। गांव वाले जिन गोलाकार पत्थरों की पूजा कर रहे थे, दरअसल वो डायनासोर के अंडे निकले। क्या है ये पूरी खबर दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। अब एक दिलचस्प खबर मध्य प्रदेश से। गांव वाले गोलाकार पत्थरों की पूजा कर रहे थे, बाद में उन्हें पता चला कि ये 7 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे निकले। क्या है पूरी कहानी, अनुराग द्वारी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। धार जिले के पाडलिया गांव के लोगों के लिए ये भीलट बाबा हैं। खेती के दौरान पत्थर के रूप में उन्हें ये मिले। गांव वालों ने आकृति बना दी और पूजने लगे। भीलट बाबा काकड़ भैरव भी हैं। काकड़ मतलब खेत और भैरव देवता। गांव के वो भीलट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो। और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया। एक ये हमारे खेड़ापुरा में है भीलट बाबा, वहाँ पर ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है डायनासोर। अच्छा, और दूसरा स्थान कहाँ है? एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में है। उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। कुछ दिनों पहले बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस की टीम धार पहुंची तो उन्होंने पता लगाया कि ग्रामीण जिन गोलाकार पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, असल में वो करोड़ों साल पुराने डायनासोर के अंडे हैं। हमारा 2011 में एक डायनासोर पार्क बाग में ऑलरेडी बना हुआ है। वहाँ के आसपास के गांवों में लोगों को कई बार इस टाइप के जीवांश प्राप्त होते हैं, जिसको वो बहुत सारे लोग उसको पत्थर मान के या कोई चमत्कारिक पत्थर मान के उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये बात सही है कि वहाँ अंडे प्राप्त हुए हैं और उन अंडों को हम लोगों ने सुरक्षित जगह पे रख लिया है। जियो टूरिज्म के लिए, जियो पार्क के लिए वहाँ की जीवाश्म परंपरा जो बहुत बड़ा आकर्षण बन सकती है। और साथ में जो जीव फॉसिल को जो कंजर्वेशन के लिए हमको एक परंपरा जो ट्रेडिशनल उनका तरीका है, जिसके सारे जीवाश्म बच पाते हैं, हमको ऐसा सौभाग्य से बाग एरिया में देखने को मिलता है काकड़ भैरव के रूप में। धार जिले के बाग इलाके में अब तक 256 अंडे मिल चुके हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में डायनासोर युग में धरती से लुप्त हो चुके इन प्राणियों की अच्छी खासी संख्या थी। कहते हैं करीब 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर बसते थे। धार से साबिर खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। हिंदी के जाने माने लेखक संजीव को इस साल का साहित्य अकादमी सम्मान देने की घोषणा की गई है। उन्हें ये सम्मान सेतु प्रकाशन से प्रकाशित उनके उपन्यास मुझे पहचानों पर दिया गया है।
उन्होंने हिंदी को कई महत्वपूर्ण उपन्यास दिए हैं। खेती के संकट पर फांस नाम के उपन्यास के अलावा सावधान नीचे आग है, जंगल जहां शुरू होता है, सर्कस, किशनगढ़ का अहेरी जैसे उपन्यास चर्चित हैं। साहित्य अकादमी सम्मान 24 भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। इस बार अंग्रेजी में नीलम शरण को, उर्दू में सादिका नवाब सहर को, तमिल में राजशेखरन को, मराठी में कृष्णात खोत को और बांग्ला में स्वपनमय चक्रवर्ती को दिया गया है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।